हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं फार्मास्यूटिकल एनालिसिस के सेकंड टॉपिक को। यूनिट फर्स्ट को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं और आज सेकंड टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सेकंड टॉपिक में आपको क्या पढ़ना है? डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स इन फार्मास्यूटिकल एनालिसिस। फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में ऐसे कौन कौन से टेक्निक्स है जो आप यूज़ करते हो अपने सैंपल को एनालाइज करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले वाले लेक्चर में बताया था, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो क्वालिटी के बेस पे और दूसरा है क्वांटिटी, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और दूसरा है क्वांटिटेटिव एनालिसिस। आप अपने सैंपल को दो तरीके से एनालाइज करते हो। पहले तो उसकी क्वालिटी को चेक करते हो और दूसरा क्या करते हो, उसकी क्वांटिटी को चेक करते हो। तो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस करने के लिए आप ऐसे कौन कौन से टेक्निक को यूज़ कर सकते हो, आज के लेक्चर में हम उन टेक्निक्स को समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप अपने सैंपल को एनालाइज करने के लिए फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में क्या क्या मेथड यूज़ करते हो? तो पहला तो है केमिकल मेथड। केमिकल मेथड मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, यहाँ पे आप केमिकल यूज़ करने वाले हो अपने सैंपल को एनालाइज करने के लिए। कोई केमिकल रिएक्शन के बेस पे अपने सैंपल के क्वांटिटेटिव सैंपल के क्वांटिटी को चेक करने वाले हो। तो केमिकल मेथड में क्या क्या करते हैं? एक तो होता है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस या फिर इसे कहते हैं टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस। दूसरा है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और तीसरा है गैसोमेट्रिक एनालिसिस। वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस मतलब वॉल्यूम के बेस पे सैंपल को एनालाइज करना। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मतलब वेट के बेस पे सैंपल को एनालाइज करना। और गैसोमेट्रिक एनालिसिस मतलब गैस के हेल्प से सैंपल को एनालाइज करना। तो वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जिसे और क्या कहते हैं, टाइट्रीमेट्रिक एनालिसिस, इसके अंदर क्या क्या है? एक तो है एसिड बेस टाइट्रेशन, दूसरा है नॉन एक्वस टाइट्रेशन, तीसरा है रिडॉक्स टाइट्रेशन, चौथा है प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन और पांचवा है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ठीक है, एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन और लास्ट क्या है, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये टाइट्रेशन किसके अंदर है? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस के अंदर। देन फिर है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। जब आप अपने सैंपल को वेट के बेस पे एनालाइज करते हो तो वो कहलाता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के अंदर क्या क्या है? वोल्टेलाइजेशन ग्रेविमेट्री, प्रिसिपिटेशन ग्रेविमेट्री, इलेक्ट्रोग्रेविमेट्री और लास्ट है थर्मोग्रेविमेट्री। गैसोमेट्रिक एनालिसिस, जैसा कि नाम से समझ में आ रहा है, यहाँ पे आप अपने सैंपल को एनालाइज करने के लिए गैस यूज़ कर रहे हो, गैस की हेल्प से सैंपल को एनालाइज कर रहे हो, तो वो कहलाता है गैसोमेट्रिक एनालिसिस। अगर आप डेफिनेशन में लिखोगे तो गैसोमेट्रिक में लिखना है अमाउंट ऑफ गैस इवॉल्व और एब्जॉर्ब इन ए केमिकल रिएक्शन। मतलब केमिकल रिएक्शन के दौरान कितने अमाउंट ऑफ गैस इवॉल्व हो रहे हैं या फिर एब्जॉर्ब हो रहे हैं, उस वॉल्यूम ऑफ गैस को मेजर करके आप यहाँ पे जब अपने सैंपल को एनालाइज करते हो तो वो कहलाता है गैसोमेट्रिक एनालिसिस। गैसोमेट्रिक एनालिसिस में आप कौन कौन से गैस को एनालाइज करते हो? तो जैसे कि हीलियम हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, N2 हो गया। इन गैस को जब आपको एनालाइज करना होता है तो आप यूज़ करते हो गैसोमेट्रिक एनालिसिस। ठीक है, बी फॉर्म फर्स्ट सेम में आपको पढ़ना है वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस और आपको पढ़ना है एसिड बेस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन। ये जो टाइट्रेशन है ये आपको फर्स्ट सेम में पढ़ना है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में भी पढ़ना है आपको फर्स्ट सेम बी फॉर्म में। गैसोमेट्रिक एनालिसिस के बारे में आपको बी फॉर्म फर्स्ट सेम में नहीं पढ़ना। ठीक है, अब सेकंड मेथड क्या आप यूज़ कर सकते हो सैंपल को एनालाइज करने के लिए? तो वो है फिजिको केमिकल मेथड। इसे एक और नाम से जानते हैं इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अभी जो मैंने बताया केमिकल मेथड, ये आप नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड आपका हो जाएगा। आप लिख सकते हो केमिकल मेथड या फिर नॉन इंस्ट्रूमेंटल मेथड, जहाँ पे कोई इंस्ट्रूमेंट यूज़ नहीं कर रहे हैं, बट यहाँ पे आप इंस्ट्रूमेंट को यूज़ करते हो सैंपल को एनालाइज करने के लिए। इस वजह से ये कहलाता है, ये मेथड क्या कहलाता है? इंस्ट्रूमेंटल मेथड या फिर फिजिको केमिकल मेथड। फिजिको केमिकल मेथड क्यों कह रहे हैं मैं अभी बताऊंगी आपको। ठीक है, पहले तो आप यहाँ पे ये समझ लो कि जब आप सैंपल को एनालाइज करने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो तो वो कहलाएगा इंस्ट्रूमेंटल मेथड। अब आप इंस्ट्रूमेंटल मेथड के अंदर क्या क्या टेक्निक यूज करते हैं
तो एक तो हो गया आपका इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, ठीक है। मतलब आप अपने सैंपल को एनालाइज करने के लिए यहाँ पे क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टेंस, इन सब चीज़ों को मेजर करके अपने सैंपल को एनालाइज कर रहे हो, वोल्टेज, ये सारी चीज़ों को मेजर करके आप अपने सैंपल के कॉन्सेंट्रेशन को, क्वालिटी को, क्वांटिटी को एनालाइज कर रहे हो, ओके। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के अंदर क्या क्या है, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री, पोलैरोग्राफी, कोलोमेट्री और वोल्टामेट्री। ये जो है ये किसके अंदर आता है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड के अंदर, ओके। स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के अंदर क्या क्या है, यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी, आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, फुल फॉर्म है इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी, एनएमआर स्पेक्ट्रोस्कोपी, मास स्पेक्ट्रोस्कोपी और एटॉमिक स्पेक्ट्रोस्कोपी। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसके अंदर है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड के अंदर। देन फिर है क्रोमेटोग्राफिक मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड में क्या क्या है, गैस क्रोमेटोग्राफी, HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, TLC थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, पेपर क्रोमेटोग्राफी, HPTLC हाई परफॉर्मेंस थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, जेल क्रोमेटोग्राफी, आयन एक्सचेंज क्रोमेटोग्राफी और लास्ट है फ्लैश क्रोमेटोग्राफी। तो ये जो है ये क्रोमेटोग्राफी टेक्निक्स है, ये क्या है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक टेक्निक्स है, और ये क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड या फिर इलेक्ट्रोकेमिकल टेक्निक्स। इनके हेल्प से आप अपने सैंपल के क्वांटिटी को एनालाइज करते हो या फिर क्वालिटी को एनालाइज करते हो। तो इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, इंस्ट्रूमेंटल मेथड को फिजिको केमिकल मेथड क्यों कहते हैं ये समझते हैं। अब आप इस स्लाइड में देखिए, यहाँ पे लिखा है फिजिकल प्रॉपर्टी और एक साइड लिखा है इंस्ट्रूमेंटल मेथड। क्या क्या इंस्ट्रूमेंट आप यूज करते हो और इस इंस्ट्रूमेंट के हेल्प से आप कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हो सैंपल को एनालाइज करने के लिए। तो जब आप इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हो फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पे सैंपल को एनालाइज करने के लिए, इस वजह से ये जो मेथड है ये कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड या फिर फिजिको केमिकल मेथड। मतलब आप यहाँ पे सैंपल के सब्सटेंस के, आपके पास जो भी सैंपल है, सॉल्यूशन है, उसको एनालाइज करने के लिए आप उसके फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर कर रहे हो बाय द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। इस वजह से ये जो मेथड है ये कहलाता है इंस्ट्रूमेंटल मेथड या फिर फिजिको केमिकल मेथड। समझ गए। तो यहाँ पे आप देखिए पोटेंशियोमेट्री, पहला इंस्ट्रूमेंट क्या है, पोटेंशियोमेट्री। पोटेंशियोमेट्री को एनालाइज कर, जब हम पोटेंशियोमेट्री इंस्ट्रूमेंट को यूज करते हैं तो उस कंडीशन में आप सैंपल में क्या देखते हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हैं। अपने सैंपल के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को मेजर करते हो बाय द हेल्प ऑफ पोटेंशियोमेट्रिक इंस्ट्रूमेंट, ओके। फिर है कंडक्टोमेट्री। कंडक्टोमेट्री में क्या कर रहे हैं, हम अपने सैंपल में क्या मेजर कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्टेंस को मेजर कर रहे हैं सैंपल को एनालाइज करने के लिए। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज कर रहे हैं, कंडक्टोमेट्री, ओके। फिर है पोलैरोग्राफी या फिर वोल्टामेट्री। यहाँ पे आप क्या मेजर कर रहे हो, इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करते हो, ठीक है। फिर है स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। यहाँ पे स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री, कोलेरीमेट्री और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोस्कोपी, ये जो 3 टाइप के इंस्ट्रूमेंट है, इन तीनों में आप क्या मेजर करते हो सैंपल में, एब्जॉर्बेंस ऑफ रेडिएशंस। डिफरेंट रेडिएशंस आपके सैंपल में कितने अमाउंट में एब्जॉर्ब हो रहे हैं उसको आप मेजर करते हो बाय द हेल्प ऑफ दीज इंस्ट्रूमेंट्स, ओके। फिर है 5th में इमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी, फ्लेम फोटोमेट्री, फ्लोरीमेट्री। ये जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें आप जब आप इनको यूज करते हो अपने सैंपल को एनालाइज करने के लिए तो उस कंडीशन में आप क्या चेक करते हो, क्या मेजर करते हो, इमिशन ऑफ रेडिएशंस। डिफरेंट रेडिएशन के इमिशन को आप देखते हो, ठीक है। फिर है टर्बिडीमेट्री एंड नेफ्लोमेट्री। यहाँ पे आप क्या करते हो, क्या मेजर करते हो, स्कैटरिंग ऑफ रेडिएशंस। देन है रिफ्रैक्ट्रोमेट्री। यहाँ पे आप क्या मेजर करते हैं सैंपल में, रिफ्रैक्शन ऑफ रेडिएशंस। फिर है पोलैरीमेट्री। यहाँ पे आप क्या देखते हो, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या मेजर करते हो, रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इसके हेल्प से आप अपने सैंपल को एनालाइज करते हो। इंस्ट्रूमेंट क्या यूज कर रहे हो, पोलैरीमेट्री या फिर ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्शन। थर्मल प्रॉपर्टी को जब आप एनालाइज करते हो, मेजर करते हो, तो आप इंस्ट्रूमेंट यूज करते हो DSC, DTA, TGA। ये अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स है,
जिसको आप यूज़ करते हो सैंपल में क्या चेक करने के लिए, उसके थर्मल प्रॉपर्टी को एनालाइज करने के लिए, और उस बेस पे सैंपल के क्वांटिटी को एनालाइज करते हो। ओके। मास स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री में क्या करते हैं, आप अपने सैंपल में क्या चेक करते हो, क्या मेजर करते हो, मास टू चार्ज रेशियो, मास बाय चार्ज रेशियो। इसके हेल्प से, इस फिजिकल प्रॉपर्टी के हेल्प से और इस इंस्ट्रूमेंट को आप यूज करके आप अपने सैंपल को अलग अलग तरीके से एनालाइज करते हो। समझ गए क्यों कहते हैं हम इंस्ट्रूमेंटल मेथड को फिजिको केमिकल मेथड भी, क्योंकि यहाँ पे आप फिजिकल प्रॉपर्टी को मेजर करते हो अपने सैंपल को एनालाइज करने के लिए। तो हम बात कर चुके हैं केमिकल मेथड के बारे में, इंस्ट्रूमेंटल मेथड के बारे में। तीसरा क्या आप यूज करते हो सैंपल को एनालाइज करने के लिए, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड जनरली यूज करते हैं हम जब आप कोई भी माइक्रोबियल एजेंट्स को एनालाइज करते हो, अपने किसी ऐसे ड्रग जैसे एंटीबायोटिक्स को एनालाइज करते हो, तो उस कंडीशन में क्या यूज करते हैं हम, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड कब यूज करते हैं, जब आपको कोई ऐसा एंटीबायोटिक ड्रग को एनालाइज करना है, कोई भी माइक्रोबियल एजेंट्स को एनालाइज करने वाले हो, एंटीबैक्टीरियल ड्रग एनालाइज करने वाले हो, उस कंडीशन में आप क्या यूज करते हैं, माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड। समझिए, यहाँ पे डेफिनेशन देखिए, डिटर्मिनेशन ऑफ इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में हम क्या करते हैं, हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इनहिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल ग्रोथ के इनहिबिशन को डिटरमाइन करते हैं हम माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड के अंदर। ठीक है, बाय द सब्सटेंस टू बी एनालाइज्ड, जो सब्सटेंस को हम एनालाइज करने वाले हैं, मतलब जो भी आपके पास एंटीबायोटिक है जिसको आप एनालाइज करने वाले हो, उसमें आप क्या देखते हो, क्या डिटरमाइन करते हो, उसकी एबिलिटी को चेक करते हो कि वो कितना माइक्रोबियल ग्रोथ को इनिबिट कर पाया है। क्या डिटरमाइन करते हैं सब्सटेंस में, क्या डिटरमाइन करते हैं, इनिबिशन ऑफ ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया। और फिर उसको कंपेयर किसके साथ करते हैं, स्टैंडर्ड कंपाउंड के साथ। आपके पास कोई ऐसा सैंपल है जो अननोन है, आपको नहीं पता कि वो बैक्टीरिया को इनिबिट कर रहा है, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनिबिट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है या नहीं, आपको नहीं पता कि वो, क्योंकि वो अननोन सैंपल है। जब आप अननोन सैंपल को एनालाइज करते हो, जो भी आपने ड्रग को फॉर्मुलेट किया है उसको एनालाइज करते हो, तो हमेशा उसके साथ एक कंपैरिजन होता है कि आपको कंपैरिजन कंपाउंड के साथ कंपेयर करना होता है, और फिर हम चेक करते हैं कि वो जो कंपाउंड है वो सच में इफेक्टिव है भी या नहीं। तो उसी तरीके से यहाँ पे भी हम करते हैं माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में। आपका जो सैंपल है, जो एंटीबायोटिक आपने फॉर्मुलेट किया है, उसको किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड कंपाउंड के साथ। स्टैंडर्ड कंपाउंड वो होता है जिसके बारे में नोन है, सारी चीज़ें हमें पता है, जो ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, लेबल है, क्लेम करते हैं कंपनी कि हाँ ये जो ड्रग है ये इफेक्टिव है, ये बैक्टीरियल ग्रोथ को इनिबिट करता है, वो कहलाता है स्टैंडर्ड कंपाउंड। और सैंपल क्या हो गया, जो आपने फॉर्मुलेट किया है, जो न्यू कंपाउंड है। समझ गए, सैंपल को हमेशा किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड के साथ, और उसका जो रिजल्ट आता है उस बेस पर हम डिसाइड करते हैं कि जो हमारा सैंपल है, जो न्यू ड्रग है, वो इफेक्टिव है या नहीं। तो माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में भी हम क्या करते हैं, अपने सैंपल को किसके साथ कंपेयर करते हैं, स्टैंडर्ड कंपाउंड के साथ। अपने सैंपल में हम क्या डिटरमाइन करते हैं, इनहिबिशन ऑफ बैक्टीरियल ग्रोथ। ऑन द बेसिस ऑफ रिजल्ट, जो भी रिजल्ट आता है उस बेस पे हम क्या डिसाइड करते हैं, थेराप्यूटिक इफेक्ट, इफिकेसी, मतलब वो कंपाउंड कितना थेराप्यूटिक इफेक्ट शो कर रहा है, ऑफ एंटीबायोटिक्स आर डिसाइडेड। समझ गए, यहाँ पे एनालाइज करने के लिए माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड के अंदर क्या क्या यूज कर सकते हैं आप, कौन कौन सा मेथड, तो एक तो होता है कप प्लेट मेथड, और दूसरा है टर्बिडीमेट्रिक मेथड, या फिर इसको और क्या कहते हैं हम, ट्यूब एसे मेथड। ठीक है, एक तो हो गया कप प्लेट मेथड और दूसरा क्या है, ट्यूब एसे मेथड। अब इन मेथड्स में जनरली होता क्या है, शॉर्ट में समझ लेते हैं। तो कप प्लेट मेथड में हम करते क्या है, एक पेट्री डिस्क लेते हैं, पेट्री डिस्क में हम क्या करते हैं, अगार मीडिया बनाते हैं। ठीक है, अगार मीडिया जो होता है वो बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए हेल्पफुल है, मतलब अगार मीडिया में जो बैक्टीरिया होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, वो बहुत मतलब इजीली ग्रो कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे पेट्री डिस्क में अगार मीडिया बनाते हैं, और अगार मीडिया में हम क्या डाल देते हैं, बैक्टीरिया डाल देते हैं, कोई भी बैक्टीरिया जिसके बारे में आपको टेस्ट करना है। ठीक है, वो बैक्टीरिया हम यहाँ पे फिल कर देते हैं अगार मीडिया में, और अगार मीडिया हमने किस पे बनाया है, पेट्री डिस्क पे। फिर हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक होल टाइप बना देते हैं, इसको कहते हैं हम वेल्स।
मतलब कुआं टाइप, ठीक है। 4-5 वेल्स बना देते हैं। उसके बाद हम इस वेल्स में क्या डालते हैं, एंटीबायोटिक्स। यहाँ पे क्या है, फील बैक्टीरिया है अगार मीडियम में, जिस जहाँ पे जो बैक्टीरिया कहाँ पे ग्रो हुआ है, अगार मीडियम में। ये क्या है, बैक्टीरिया है। इस होल में हम क्या फील करते हैं, ड्रग, जो भी हमें टेस्ट करना है। आपका जो भी एंटीबायोटिक्स है वो आप यहाँ पे फिल करते हो। एक ही एंटीबायोटिक्स भी फिल कर सकते हैं, अलग अलग एंटीबायोटिक्स अगर आपको चेक करना है तो अलग अलग एंटीबायोटिक्स भी हम फिल कर सकते हैं। या फिर एक ही एंटीबायोटिक्स हम डिफरेंट कंसंट्रेशन में फिल कर सकते हैं। समझ गए, जैसे कि 1% कोई एंटीबायोटिक डाल दिया, दूसरे होल में 2% एंटीबायोटिक डाल दिया, 3% डाल दिया, 4% कॉन्सेंट्रेशन वाले एंटीबायोटिक्स को डाल दिए। इस तरीके से हम यहाँ पे एंटीबायोटिक्स फिल कर देते हैं और इसको इंक्यूबेट करते हैं 24 आवर्स तक। मतलब एज इट इज हम इसको रख देते हैं। क्या करते हैं, इंक्यूबेट करते हैं 24 आवर्स तक। मतलब इसको, इस प्लेट को हम एज इट इज रख देते हैं। फिर हम ये देखते हैं, जब आप सेकेंड डे देखोगे तो क्या दिखेगा आपको, जो एंटीबायोटिक है, जहाँ जहाँ पे भी आपने एंटीबायोटिक फील किया है, जहाँ जहाँ पे भी आपने एंटीबायोटिक फील किया है, और अगर ये एंटीबायोटिक इफेक्टिव है तो यहाँ पे आपको एक जोन ऑफ इनिबिशन दिखेगा। जोन ऑफ इनिबिशन मतलब यहाँ पे भी आपको जोन ऑफ इनिबिशन दिखेगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो इतना सा ही बस जोन ऑफ इनिबिशन है, यहाँ पे कोई जोन ऑफ इनिबिशन नहीं है फॉर एग्जांपल, और यहाँ पे भी जोन ऑफ इनिबिशन है, ठीक है। तो इस तरीके से फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ करवाया और यहाँ पे मैंने एंटीबायोटिक फिल किया है। सेम एंटीबायोटिक सब में फिल किया है बट अलग अलग कंसंट्रेशन में, ठीक है। जब हमने 24 आवर्स तक उसको इंक्यूबेट किया और जब हम फिर उसको टेस्ट कर रहे थे, एनालाइज कर रहे थे, तो हमने क्या देखा, यहाँ पे जोन ऑफ इनिबिशन है, यहाँ पे जोन ऑफ इनिबिशन है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे नहीं है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने जो एंटीबायोटिक फिल किया था वो 1% था। कितना था, 1%। यहाँ पे था 2%, यहाँ पे 3% और यहाँ पे 4% एंटीबायोटिक, ठीक है। तो हमने देखा कि यहाँ पे कोई जोन ऑफ इनिबिशन नहीं है। ये जो एरिया है, वाइट एरिया रहेगा, वो क्या कहलाएगा, जोन ऑफ इनिबिशन। क्या कहलाएगा, जोन ऑफ, क्या कहलाएगा, जोन ऑफ इनिबिशन। तो हमने देखा कि 1% जहाँ पे मैंने एंटीबायोटिक फिल किया था वहाँ पे कोई जोन ऑफ इनिबिशन नहीं है, मतलब यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ है। यहाँ पे पूरी तरीके से बैक्टीरियल ग्रोथ है। यहाँ पे बीच बीच में बैक्टीरियल ग्रोथ है, सब हर कहीं बैक्टीरियल ग्रोथ है, बट यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है, यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है और यहाँ पे बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं है। अब हम इसके डायमीटर को मेजर कर लेंगे बाय द हेल्प ऑफ स्केल, ठीक है। तो हम यहाँ से यहाँ के डायमीटर को मेजर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये जो डायमीटर है ये फॉर एग्जाम्पल 2 सेंटीमीटर है, ठीक है। यहाँ का जो डायमीटर है जब हमने इसको मेजर किया तो ये था 1 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ये सब एग्जाम्पल है, ठीक है। और यहाँ पे जो डायमीटर है वो है 3 सेंटीमीटर फॉर एग्जाम्पल, ठीक। मतलब 4% कंसंट्रेशन वाला जो एंटीबायोटिक है ये ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट शो किया है, क्योंकि इसने दूर तक जोन ऑफ इनिबिशन क्रिएट किया है, दूर तक बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं हो पाया है। यहाँ पे 2% वाला 1 सेंटीमीटर तक है, मतलब ये सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक जोन ऑफ इनिबिशन क्रिएट कर पाया है एज कम्पेयर टू 4% वाले जो एंटीबायोटिक थे। और उसी तरीके से जो 3% वाले हैं ये 2 सेंटीमीटर जोन ऑफ इनिबिशन क्रिएट कर पाया है। इससे ये पता लग रहा है कि जो 4% कंसंट्रेशन वाला एंटीबायोटिक है वो ज़्यादा इफेक्टिव है देन फिर 3% वाला है, और फिर सबसे कम इफेक्टिव कौन सा था, 2%, क्योंकि इसने सिर्फ और सिर्फ 1 सेंटीमीटर तक जोन ऑफ इनिबिशन क्रिएट कर पाया है। और जहाँ पे मैंने 1% एंटीबायोटिक डाला था उसने तो कोई भी जोन ऑफ इनिबिशन क्रिएट ही नहीं किया है, मतलब यहाँ पे कोई जोन ऑफ इनिबिशन नहीं है। यहाँ पे पूरे तरीके से क्या ग्रोथ हो चुका है, बैक्टीरियल ग्रोथ। मतलब जो हमारा एंटीबायोटिक था वो 1% कंसेंट्रेशन में
कोई भी इफेक्ट शो नहीं किया है, और वही एंटीबायोटिक 4% कंसंट्रेशन देने पे इफेक्ट शो किया है, रिजल्ट शो किया है, बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर पाया है। समझ गए? तो इस तरीके से बायोलॉजिकल स्टडी जब करते हैं तो माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड में आप अपने एंटीबायोटिक को इस तरीके से टेस्ट करते हो कि वो इफेक्टिव है या नहीं है। सेकेंड है आपका टर्बिडीमेट्रिक मेथड, इसे और क्या कहते हैं? ट्यूब एशे मेथड। ट्यूब एशे मेथड में क्या होता है, यहाँ पे क्या करते हैं ये भी समझ लेते हैं शॉर्ट में। तो यहाँ पे हम ट्यूब एशे मेथड मतलब यहाँ पे हम ट्यूब लेने वाले, तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल 5 ट्यूब ले लेते हैं। क्या ले लिए? 5 ट्यूब ले लिए। ठीक है, ट्यूब में हम क्या फिल कर देंगे? ट्यूब में हम फिल कर दिए हैं बैक्टीरिया। ठीक, और क्या फिल कर देंगे? एंटीबायोटिक्स फिल कर देंगे। इस ट्यूब में हम क्या फिल कर दिए? बैक्टीरिया डाल दिए है, और क्या फिल कर दिए? एंटीबायोटिक फिल कर दिया है। फॉर एग्जाम्पल सेम एंटीबायोटिक फिल किए बट डिफरेंट कंसंट्रेशन में, यहाँ पे 1% है, यहाँ पे 2% है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4 और यहाँ पे 5। ये किसके लिए हो गया? फॉर सैंपल। यहाँ पे आप अपने टेस्ट ड्रग को डाल दियो सैंपल के लिए। उसी तरीके से आप और एक बना लो स्टैंडर्ड के लिए, जिसके साथ आपको कंपेयर करना है। सेम उसी तरीके से यहाँ पे भी हम 5 टेस्ट ट्यूब ले लिए, इसमें क्या डाल देंगे? कंपाउंड, स्टैंडर्ड कंपाउंड, जिसके बारे में नोन है, उसकी इफेक्टिव थेराप्यूटिक इफेक्ट, कंसंट्रेशन सब कुछ पता है, हमें नोन है। ठीक है, इसमें भी हम क्या किए, जो स्टैंडर्ड कंपाउंड आप जो ले रहे हो कंपेयर करने के लिए, यहाँ पे भी अलग अलग कंसंट्रेशन में ले लेते हैं। 1%, 2%, 3%, 4%, 5%। ये किसके लिए हो गया? स्टैंडर्ड के लिए, फॉर स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड को हम कंपेयर करते हैं सैंपल के साथ। ठीक है, सेम उसी तरीके से जैसे यहाँ पे हमने फिल किया बैक्टीरिया और अपने एंटीबायोटिक को विथ डिफरेंट कंसंट्रेशन, यहाँ पे भी हमने फिल कर दिया बैक्टीरिया और जो कंपाउंड है हमारे स्टैंडर्ड कंपाउंड, उसको अलग अलग कंसंट्रेशन में 1%, 2%, 3%, 4% और 5%। ठीक, फिर क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर? क्या टेस्ट करेंगे? इसको इंक्यूबेट करने के लिए छोड़ देंगे। कितने देर तक के लिए? 24 घंटे के लिए फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, हम 24 घंटे के लिए इसको इंक्यूबेट करेंगे और क्या देखेंगे? यहाँ पे टर्बिडिटी टेस्ट करेंगे। इस वजह से इस मेथड को कहते हैं हम टर्बिडीमेट्रिक मेथड। और यहाँ पे हम ट्यूब की हेल्प से ऐसे कर रहे हैं, इस वजह से इसको ट्यूब एशे मेथड भी कहते हैं। समझ गए? तो आपको टेस्ट क्या करना होता है? चेक क्या करना होता है? टर्बिडिटी। ठीक है, तो आप जब इसको 24 आवर्स के बाद चेक कर रहे हो तो आपने क्या देखा कि यहाँ पे जो ट्यूब है वो बहुत ज़्यादा टर्बिड है। क्या है? बहुत ज़्यादा टर्बिड है। फिर आप 2% वाले एंटीबायोटिक में जब आप देखे हो तो यहाँ पे भी टर्बिडिटी है बट 1 वाले से कम है, फर्स्ट वाले से कम है। फिर यहाँ पे भी कुछ टर्बिडिटी है बट 2 वाले से और कम है। यहाँ पे और कम टर्बिडिटी और ये बिल्कुल क्लियरलेस है। 5% जहाँ पे आपने एंटीबायोटिक फिल किया है वो बिल्कुल क्या है? कलरलेस है, कोई टर्बिडिटी नहीं है। मतलब क्या इंडिकेट होता है? जो 5% हमने एंटीबायोटिक फिल किया था वो ज़्यादा इफेक्टिव है क्योंकि वो ज़्यादा बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट कर पाया है। 1% वाले ने बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट नहीं किया, इस वजह से ये जो टेस्ट ट्यूब था ये काफ़ी टर्बिडिटी दिखने को मिला आपको। यहाँ पे जो टर्बिडिटी है वो बहुत ज़्यादा है। मतलब जो 4% और 5% वाला जो हमारा एंटीबायोटिक है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। 1%, 2%, 3% वाले जो एंटीबायोटिक है वो इफेक्टिव नहीं है। अब आप अपने टेस्ट सैंपल को इसी तरीके से एनालाइज कर लिए, फिर आप कोई भी स्टैंडर्ड कंपाउंड में भी इसी तरीके से एनालाइज करोगे और चेक करोगे कि स्टैंडर्ड के साथ टेस्ट का क्या कंपैरिजन है। समझ गए? टर्बिडिटी ज़्यादा मतलब बैक्टीरियल ग्रोथ ज़्यादा, और आपने जो एंटीबायोटिक यूज़ किया है 1% कंसंट्रेशन में ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। टर्बिडिटी नहीं है मतलब जो आपका ड्रग था वो इफेक्टिव रिजल्ट शो किया है और बैक्टीरियल ग्रोथ को इनहिबिट किया है। समझ गए? जब आप
सब्जेक्ट पढ़ोगे उस सब्जेक्ट में आप इनको अच्छे से डिटेल में समझने वाले हो। यहाँ पे शॉर्ट में समझ लीजिए, यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा नहीं समझना है, क्योंकि आपको सिर्फ डिफरेंट टेक्निक्स के नाम लिखने हैं, क्लासीफाई करना है। जब आप सब्जेक्ट पढ़ोगे तो इन मेथड्स को डिटेल में पढ़ने वाले हो। लास्ट आपका हो जाएगा बायोलॉजिकल मेथड। बायोलॉजिकल मेथड क्या होता है? बायोलॉजिकल आर कैरिड आउट टू ऑब्जर्व द बायोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग। मतलब जब आपको अपने ड्रग की पोटेंसी चेक करनी हो और आप अब उस ड्रग के लिए कोई केमिकल मेथड नहीं यूज़ कर सकते या फिर फिजिको केमिकल मेथड यूज़ नहीं कर सकते, इंस्ट्रूमेंटल मेथड से आप एनालाइज नहीं कर सकते हो, तब आप क्या करते हो? बायोलॉजिकल मेथड यूज़ करते हो, जिसमें आप कोई भी लिविंग मैटर लेते हो, लिविंग ऑर्गेनिज्म, होल लिविंग ऑर्गेनिज्म भी ले सकते हैं, या फिर उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई ऑर्गन टिश्यू निकाल कर आप उसमें भी टेस्ट कर सकते हो। जहाँ भी आप अपने सैंपल को टेस्ट करने के लिए लिविंग मैटर यूज़ कर रहे हैं, होल लिविंग ऑर्गेनिज्म या फिर लिविंग पार्ट यूज़ कर रहे हो, तो वो कहलाएगा बायोलॉजिकल मेथड। और जहाँ भी आप लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करते हो तो इसे और एक नाम से जानते हैं, बायो एसे। बायोलॉजिकल मेथड को और क्या कहते हैं? बायो एसे। मतलब आप अपने ड्रग के पोटेंसी चेक करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हो या फिर लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई एक पार्ट, ऑर्गन या फिर उसके कोई टिश्यू सेल पे स्टडी कर रहे हो, तो वो आ जाएगा किसके अंदर? बायोलॉजिकल मेथड के अंदर। समझ गए? तो हमने देखा आज के लेक्चर में, एक तो हमारा हो गया सैंपल को एनालाइज करने के लिए केमिकल मेथड, जिसके अंदर क्या क्या था? वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस और गैसोमेट्रिक एनालिसिस। इनके अंदर क्या क्या मेथड थे वो हमने देखा, एसिड बेस टाइट्रेशन, रिडॉक्स, कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक, प्रिसिपिटेशन, नॉन एक्वस टाइट्रेशन। तो ये सब आपको बी फॉर्म में पढ़ना है, बी फॉर्म फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ना है। ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के बारे में भी आपको प्रिंसिपल, एप्लीकेशंस, ये सब पढ़ना है इसी सैम में। गैसोमेट्रिक नहीं पढ़ना। फिर सेकंड हमारा क्या हो गया था मेथड? इंस्ट्रूमेंटल मेथड। इंस्ट्रूमेंटल मेथड में हमने देखा था इस इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड होते हैं, क्रोमेटोग्राफिक मेथड है, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड है, और हाँ, तो क्रोमेटोग्राफिक और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आपको इस सेम में नहीं पढ़ना है। आपको इस सेम में क्या पढ़ना है? इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको 3 पढ़ना है, कंडक्टोमेट्रिक, पोटेंशियोमेट्रिक और पोलैरोग्राफी। 5th यूनिट में, फर्स्ट सेम में आपको सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड ही पढ़ना है। क्रोमेटोग्राफिक और जो था स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक, ये आपको एडवांस फार्मास्यूटिकल एनालिसिस में पढ़ना है। आप 3rd या फिर 4th ईयर में पढ़ोगे ये। यहाँ पे आपको सिर्फ इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड पढ़ना है, वो भी सिर्फ 3 टाइप, कंडक्टोमेट्री, पोटेंशियोमेट्री और पोलैरोग्राफी, 3। माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड आप माइक्रोबायोलॉजी वाले सब्जेक्ट में पढ़ोगे डिटेल्ड में, और बायोलॉजिकल मेथड भी आप फार्माकोलॉजी में पढ़ोगे। बट आपसे अगर एग्जाम में पूछे डिफरेंट टेक्निक ऑफ फार्मास्यूटिकल एनालिसिस, तो आपको बिल्कुल इसी तरीके से क्लासीफाई करना है। पहले केमिकल मेथड, इसके जो टाइप्स थे वो, फिर इलेक्ट्रोकेमिकल मेथड, फिजिको केमिकल मेथड या फिर इंस्ट्रूमेंटल मेथड, यहाँ पे जो भी टाइप्स थे वो इलेक्ट्रोकेमिकल, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक और क्रोमेटोग्राफिक। देन फिर आपको लिखना है माइक्रोबायोलॉजिकल मेथड के अंदर कपलेट मेथड, टर्बिडिमेट्री मेथड। अगर आपको पता है तो आप इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर सकते हो डायग्राम बनाकर। फिर आपको लास्ट में बायोलॉजिकल मेथड लिख के डेफिनेशन लिखकर ख़त्म करना है। समझ गए? तो आज के लेक्चर में हमने समझ लिया डिफरेंट एनालिटिकल टेक्निक्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।